हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेने जा रहे हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी का के क्या क्या टर्म्स है जिनको हमें समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, राइट। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जिस चीज़ का होना सर्टेन नहीं है, जो पक्का नहीं कि होएगा, जैसे टुमारो कल बारिश आएगी या नहीं आएगी ये हमको नहीं पता, कल कोई ट्रेन टाइम पर आएगी कि नहीं आएगी जो चल रही है उसका हमको नहीं पता, कल क्या होने वाला है हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। तो जिस चीज़ का होना सर्टेन नहीं है उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है। आज मंडे है, कल ट्यूसडे का आना पक्का है, कल ट्यूसडे रहेगा, इज दैट क्लियर। बट जिन चीज़ों का होना अनसर्टेन है उस चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। जिस चीज़ का होना सर्टेन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग मानते हैं 1। जहाँ पर सर्टेनिटी है वहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है 1। और जिस चीज़ का होना इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, जैसे मंडे के जस्ट बाद संडे आ जाए, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल वाले की प्रोबेबिलिटी क्या मानेंगे अपन, 0। यानी जितना भी प्रोबेबिलिटी है वो सारे वैल्यूज हमारे 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। इज दैट क्लियर। 0 का मतलब इम्पॉसिबल, 1 का मतलब सर्टेन। प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट चांस ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट। नाउ सबसे पहले हम कुछ टर्म्स समझेंगे। प्रोबेबिलिटी हमें टफ लगती ही इसलिए कि हम उसकी स्टार्टिंग बड़े गलत तरीके से करते हैं। हम स्टार्टिंग ही कई लोग ऐसे करते हैं कि कॉइन को टॉस करा, हेड आने का चांस 1/2। दिस इज नॉट द वे वी स्टार्ट द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को बहुत बेसिक से समझो, उसके टर्म से समझो, उसके सारे डेफिनेशंस को समझो, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे तो बेहतर होगा, अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं। Any operation which results in 2 or more outcomes. Any operation results in 2 or more outcomes. कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके 2 या 2 से ज़्यादा रिजल्ट होते हैं, कोई भी ऐसा काम जिसको हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। किसी भी ऐसे काम को, कॉइन को सपोज हमने टॉस करा, कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं, आइदर हेड और टेल। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। डाइस को हमने टॉस करा तो क्या क्या रिजल्ट्स हमारे आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। इज दैट क्लियर। तो कॉइन को टॉस करना एक्सपेरिमेंट है, डाइस को टॉस करना एक्सपेरिमेंट है, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं ताश के पत्ते 52 उसमें से एक कार्ड निकालना, दैट इज आल्सो एन एक्सपेरिमेंट। कुछ भी आ सकता है। So there are 52 possibilities. Is that clear? एक्सपेरिमेंट हमारा पहला डेफिनेशन था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है आउटकम। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज आउटकम, रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम का मतलब होता है इक्वली लाइकली चांस सबके होने चाहिए, कोई पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए हमारे काम को करने में। सपोज करिए कॉइन को टॉस करना है तो एक तो अपन ने हाथ में लिया और उसको उछाल दिया रैंडमली, हेड टेल कुछ भी आ सकता है। और एक तरीका ये कि हमने कॉइन को, हेड को ऊपर की तरफ रखा और स्टाइल से नीचे ले जाके आहिस्ता से ऐसे गिरा दिया कि हेड आ गया, यानी हेड आया नहीं, वो लाया गया इंटेंशनली। तो इस तरह से इस चीज़ों को अपन रैंडम नहीं बोलते हैं। तो जो आउटकम उसको बोलते हैं जो रैंडम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होता है, दैट इज द आउटकम। इज दैट क्लियर। कॉइन को टॉस करा विदाउट एनी पार्शियलिटी, हेड आ गया, दैट इज द आउटकम। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं अपन, इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स होता है नोबडी हैज चांस टू कम इन प्रेफरेंस टू अदर। बहुत सिंपल सा और छोटा सा डेफिनेशन दे रहा हूं मैं। नोबडी हैज चांस टू कम इन प्रेफरेंस टू अदर। मतलब किसी भी इवेंट का चांस किसी दूसरे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सबका चांस इक्वल इक्वल है तो दे आर इक्वली लाइकली। जैसे डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 6, ऐसा तो नहीं होता ना कि 6 बड़ा नंबर है तो इसका चांस ज्यादा है, 1 छोटा है तो इसका चांस कम है, नथिंग लाइक दैट।
ऑल आर इक्वली लाइकली, कॉइन को भी टॉस करोगे तो हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली, तो ऐसे आउटकम्स को हम बोलेंगे इक्वली लाइकली। इज दैट क्लियर? कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर इक्वली लाइकली होने का कंफ्यूजन होता है, एक्चुअल में होता नहीं है। जैसे आपने किसी टारगेट को हिट करने के लिए निशाना लगाया, अब वो निशाना लग भी सकता है, सक्सेस भी हो सकती है, अनसक्सेस भी हो सकती है। तो कई लोग बोलते हैं 50-50 चांस, नो, रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। 50-50 चांस, ये सक्सेस होगी या अनसक्सेस होगी, किस चीज़ का चांस ज़्यादा या कम है, ये डिपेंड करेगा उस पर्सन पे जो टारगेट को हिट कर रहा है। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है? तो ये आपका इक्वली लाइकली वाला केसेस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम किसको बोलते हैं कि वन एट ए टाइम। सिंपल सी बात अपन करें तो वन एट ए टाइम, एक बार में एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो अपन उसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे डाइस को हमने टॉस करा, एक्सपेरिमेंट वही है, पर इसी के अंदर कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो भी सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हेड टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। दिस इज द केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डाइस को टॉस करा, ऑड नंबर, इवन नंबर, क्या दोनों एक साथ आ सकते हैं? नहीं। ऑड नंबर आएगा तो इवन नंबर नहीं आएगा, इवन नंबर आएगा तो ऑड नंबर नहीं आएगा। सो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डाइस के अंदर यदि मैं आपको बोलता हूँ प्राइम नंबर आ जाए, इवन नंबर आ जाए, क्या ऐसा होगा कि प्राइम आएगा तो इवन नहीं आएगा, इवन आएगा तो प्राइम नहीं आएगा? नहीं, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है, इवन भी है, इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते। सो दिस इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा उसको हम बोलेंगे ओवरलैपिंग वाला केस। दिस इज द केस ऑफ ओवरलैपिंग आउटकम्स। इज दैट क्लियर? कई जगह आपको आउटकम वर्ड मिलेगा और कई जगह इवेंट वर्ड मिलेगा। आप ध्यान से देखना, बहुत थोड़ा सा फर्क है दोनों में, और ऐसे देखो तो बहुत ज़्यादा फर्क है। एक्सपेरिमेंट आपने किया और रिजल्ट आया, दैट इज आउटकम, और हमें पता ही नहीं था और सडन कोई रिजल्ट आ गया, दैट इज इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कॉइन को टॉस करा और हेड आया, दैट इज आउटकम। लेकिन कोई बल्ब है अचानक फ्यूज हो गया हमें बगैर बताए, बगैर किसी इंटीमेशन के, वो हमारा इवेंट है। रोड पे हम जा रहे थे, सडनली एक्सीडेंट हो गया, वो हमारा इवेंट है। टाइप करते करते अचानक मिस्टेक हो गई, वो हमारा इवेंट है। और एक फैन हमारे सिर के ऊपर चल रहा था, चलते चलते हमारे सिर पे गिर गया, डरिएगा नहीं, अभी गिरेगा नहीं, बट वो एक इवेंट है। और कोई ऐसा भी नहीं बोल सकता कि पक्के से नहीं गिरेगा, गिरने की भी प्रोबेबिलिटी होती है, गिर भी सकता है। इज दैट क्लियर? हाँ, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है मगर होती है, तो इम्पॉसिबल वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है दैट इज आउटकम, और विदाउट प्री इंटीमेशन जो चीज हो जाती है दैट इज इवेंट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का डेफिनेशन। इसके बाद हम आते हैं इंडिपेंडेंट आउटकम्स। किसको बोलते हैं? इंडिपेंडेंट आउटकम्स। द आउटकम्स आर नॉट डिपेंडेंट। जैसा नाम से ही क्लियर इंडिपेंडेंट है, यानी आउटकम डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉइन को आपने टॉस करा, पहली बार क्या आएगा? हेड। सपोज हेड आया, दूसरी बार क्या आएगा? ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि पहले बार क्या आया था। इज दैट क्लियर? तो ये आपके आउटकम्स इंडिपेंडेंट है। इवन मैं कहूं कि 4 बार हेड भी आ जाए, फिर आप 5वीं बार बोलोगे क्या आएगा, अगेन दे आर इक्वली लाइकली, तो वो डिपेंड नहीं करता है कि क्या हो चुका है। इज दैट क्लियर? सो द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट व्हेन डू नॉट डिपेंड ऑन द प्रीवियस वन, सो दे आर इंडिपेंडेंट आउटकम्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे डिपेंडेंट किसको बोलते हैं, वो भी समझ लीजिएगा। डिपेंडेंट उसको बोलते हैं किसी एक आउटकम का होना दूसरे पे डिपेंड करता हो। फॉर एग्जाम्पल, ताश के पत्तों में से हमने कार्ड निकाल लिया, अब अगला कार्ड हम निकाल रहे हैं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो डायमंड का किंग आ जाए। इज दैट क्लियर? डायमंड का किंग आ जाए, डायमंड किंग आ जाए हमारा ये वाला कार्ड, जबकि हमने पिछला कार्ड निकाला था और वो हमने देखा भी नहीं और उसको वापस भी नहीं रखा। अब क्या पता वही डायमंड का किंग था जो पहले निकल गया था, हमें नहीं पता। तो जो अगला कार्ड आने का प्रोबेबिलिटी वो पिछले पे डिपेंड करती है कि पिछला क्या था। इज दैट क्लियर?
ठीक इसी तरह से मैं आपको बोलूं कि ताश के पत्तों में से मैंने 4 पत्ते निकाल करके साइड में रख दिए, अब मैं एक पत्ता और निकाल रहा हूं, क्या वो इक्का आएगा? गारंटी है क्या? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्या पता वो चारों इक्के मैंने निकाल लिए हों। तो ये वाला केस मेरा कहलाएगा डिपेंडेंट आउटकम्स का। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक मैंने क्या बता दिया आपको, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम किसको बोलते हैं, आउटकम किसको बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसको बोलते हैं, ओवरलैपिंग किसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं और डिपेंडेंट किसको बोलते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इज दैट क्लियर? अब आते हैं अपन नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज सैंपल स्पेस। all results sorry of random experiment, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने रिजल्ट्स होते हैं उसी को अपन बोलेंगे सैंपल स्पेस। कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, जैसे टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को हमने टॉस करा, ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। अब सैंपल स्पेस के अंदर 2 पॉइंट आएंगे, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। दिस इज माय सैंपल स्पेस। तो ये एक्सपेरिमेंट और इनके सामने सैंपल स्पेस में लिखता जा रहा हूं। टॉसिंग 2 कॉइन्स, यदि मैं 2 कॉइन को टॉस करता हूं तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, ये मेरा सैंपल स्पेस है। 2 हेड आ सकते हैं, 2 टेल आ सकते हैं, पहला हेड दूसरा टेल, या पहला टेल दूसरा हेड, ये 4 पॉसिबिलिटी बनती है ना। इवन मैं ये भी बोल सकता हूँ किसी बंदे के 2 बच्चे हैं तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, 4 पॉसिबिलिटी। दोनों लड़के हों, दोनों लड़कियां हों, बड़ा लड़का छोटी लड़की हो, या बड़ी लड़की छोटा लड़का हो। यहाँ पर मैंने हेड को लड़का बॉय बोल दिया और टेल को गर्ल बोल दिया, बिल्कुल एक जैसा सिचुएशन है। कॉइन के अंदर हेड टेल इक्वली प्रोबेबल, बच्चे के बर्थ के टाइम बॉय गर्ल इक्वली प्रोबेबल। प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। क्लियर? टॉसिंग 3 कॉइन्स, 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट आएंगे। टॉसिंग 3 कॉइन्स, यहां पर फंडा ऐसा चलता है, याद रखना। 1 कॉइन को टॉस करा था 2 रिजल्ट आए थे, 2 कॉइन को टॉस करा था 2 into 2 4 रिजल्ट आए थे, तो 3 कॉइन को टॉस करा था अगेन 2 into 2 into 2 कितने रिजल्ट आएंगे, 8 रिजल्ट आएंगे। अब वो 8 रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं, तीनों पे हेड आ सकता है, तीनों पे टेल आ सकता है, पहले 2 पे हेड और तीसरे पे टेल, या पहले 2 पे टेल और अगले पे हेड, ये आ सकता है, या फिर HTH है ना, 2 आजू बाजू में H लेके बीच में T ले लिया, या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं ये बीच में H लेकर के दोनों तरफ T कर लेता हूँ। इज दैट क्लियर? अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, अभी 2 और बचे है ना। HTT हुआ कि नहीं, देखो जरा, HTT नहीं हुआ, तो HTT एक और आ जाएगा। THH हुआ कि नहीं हुआ, वो भी शायद नहीं हुआ THH, तो ये मेरा THH हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो इतना टाइम वेस्ट हो रहा है अपना लिखने में, मैं आपको और फास्ट काम करना बताता हूँ इसी को। कितने कितने केसेस आएंगे, 8। तो सबसे पहले 4 बार H लिख दो ऐसे वर्टिकल, 4 बार T लिख दो, फिर 2 बार H लिख दो, 2 बार T लिख दो, फिर 2 बार H लिख दो, फिर 2 बार T लिख दो, फिर एक H एक T, एक H एक T, एक H एक T, एक H और एक T, ये आगे केसेस है। तो आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा भी नहीं आएगा, कोई छूटेगा भी नहीं। टॉसिंग अ डाइस, यदि डाइस को टॉस करेंगे तो कितने रिजल्ट्स आएंगे वो भी देख लो। डाइस को टॉस करने पे हमारे 6 रिजल्ट आएंगे, एक 1, एक 2, एक 3, एक 4, एक 5 और एक 6, ये 6 रिजल्ट्स आएंगे। टॉसिंग 2 डाइस, 2 डाइस को टॉस करेंगे तो कितने रिजल्ट आएंगे वो भी देख लो जरा। दोनों डाइस पे 1 आ सकता है, पहले पे 1, दूसरे पे 2, देन 1 के साथ 3, देन 1 के साथ 4, देन 1 के साथ 5 एंड देन 1 के साथ 6। इज दैट क्लियर? ये फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, 2 के साथ 6 तक। फिर ये 3 के साथ 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएगा, 3 के साथ 6 तक। फिर ये 4 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएगा, 4 6 तक जाएगा। देन फिर हम 5 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएगा, 5 6 तक जाएगा।
देन हम 6 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक ले जाएंगे, 6 से 6 तक ले जाएंगे। तो ये पहले में 6 और दूसरे में 6, तो 6 6 फाइनली 36 केसेस बनेंगे। इन केस कोई आपसे क्वेश्चन करे कि 3 डाइस को टॉस करें तो कितने केसेस बनेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कितने केसेस बनेंगे, 216 केसेस बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पेयर ऑफ डाइस यदि आप टॉस करते हैं तो आपका जो सम है वो कम से कम कितना आ सकता है, 2, उससे ज़्यादा 3, देन 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और इधर लिख रहा हूँ मैं केसेस, कितने केसेस होते हैं जब सम 2 आता है, एक ही केस होता है 1,1, 1 केस ओनली। कितने केस ऐसे होते हैं जब सम 12 आता है, एक ही होता है, सिर्फ एक, कौन सा, 6,6। कितने केसेस होते हैं जब सम 3 आता है, 2 केस होते हैं, एक 1,2 और एक 2,1, यानी पहली डाइस पे 1 आ जाए, दूसरी पे 2 आ जाए, या फिर उल्टा हो जाए। तो ये 2 केसेस जिसके आ रहे हैं, तो फिर 11 वाले भी 2 केस आएंगे, 6 5 और 5 6। कुछ समझ आ रहा है? यहाँ पर फिर एक बढ़ जाएगा, 3 केसेस आएंगे, यहाँ पर फिर 3 केसेस आएंगे, ये वाले में 4 केसेस आएंगे, अगेन दीज आर 4 केसेस, देन दिस वन इज 5, अगेन दिस वन इज 5, एंड ये 7 का हाईएस्ट केसेस वाला 6। इज दैट क्लियर? तो ये वाली नॉलेज याद रखना, कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है इसको। अब मैं आपको बताता हूं प्रोबेबिलिटी कितने टाइप की होती है। वैसे मैं एक चीज आपको बता देना चाहूंगा कि ये सब रियल लाइफ में फेल है। क्यों फेल है? क्योंकि ये अल्टीमेटली थ्योरी है, रियल लाइफ में जो होना है वो तो होना ही है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किसी मेल बर्थ की चांस 1/2 है, यानी लड़का और लड़की होने का चांस, किसी के लड़का होने का चांस 1/2 होता है, इसका मतलब ये होता है कि 2 बच्चों पे एक लड़का होना ही चाहिए। ये थ्योरी है, ये कहाँ रियल लाइफ में ट्रू है ना। किसी के 2 बच्चे हों तो उसमें एक लड़का हो, ये कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे प्रोबेबिलिटी है तो उसमें क्या रहता है कि कोई आपको बोले कि सपोज करिए एक ये रास्ता है ए से बी जाने का, यहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांस है 1% और इस रास्ते पे चांस है 10%। कहाँ से जाना पसंद करोगे? जहाँ एक्सीडेंट का चांस कम है, 1%, राइट। अब 1% का मतलब क्या होता है, 1/100, राइट। इसका मतलब 100 लोग यदि वहाँ से निकलेंगे तो एक का एक्सीडेंट होगा, और वो एक यदि आप हुए तो आप तो गए काम से। 100% आप परसेंटेज का क्या करोगे, 1% का। इज दैट क्लियर? द ओनली थिंग इज दैट कि यदि आप इधर से जाते हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो यू विल बी डिफॉल्ट, आपकी गलती मानी जाएगी कि यहाँ पर ज़्यादा चांसेस थे एक्सीडेंट होने के, तो आप इधर से गए ही क्यों। इज दैट क्लियर? सो बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन वी मस्ट यूज प्रोबेबिलिटी, अदरवाइज जो होना है वो तय है, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। इज दैट क्लियर? चलिए, आपने रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट सुना होगा, देखा होगा, ट्रेन नंबर 582 आपके प्लेटफॉर्म नंबर आने की संभावना है, एक्सपेक्टेड, ऐसे वर्ड वो यूज़ करते हैं। मतलब बिल्कुल नियर फ्यूचर में भी इंसान श्योर नहीं है, वो पक्के से नहीं बोल सकता है कि आई एम कमिंग या ट्रेन इज कमिंग, वो हमेशा प्रोबेबिलिटी वर्ड का ही हम इस्तेमाल करते हैं। हम रियल लाइफ में गलत बोलते हैं कि मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तू वहाँ पर पहुँच, है ना, बोलते हैं ना हमेशा, लेकिन 10 मिनट फ्यूचर के, ये इस बात को कोई गारंटी से नहीं बोल सकता। वी शुड से कि मेरे 10 मिनट में पहुंचने की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज द करेक्ट लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? नाउ प्रोबेबिलिटी 3 टाइप की होती है। सबसे पहला एक होती है मैथमेटिकल, एक नाम और है इसका क्लासिकल। दूसरी होती है स्टैटिस्टिकल, वन मोर नेम इंपिरिकल। तीसरी होती है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी वो होती है जिसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो पर्सन टू पर्सन डिफर नहीं करती है, जिसके क्वेश्चन हम कर सकते हैं, और यही हमको पढ़ना है। केवल ये 2 बाकी की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के लिए, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जैसे डाइस को टॉस करा, कोई आपसे पूछे कि इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो टोटल केस नीचे लिख दो और नीचे ऊपर फेवरेबल केस कितने होते हैं, इवन नंबर 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। सो 3 केसेस आर देयर, ऑल आर इक्वली लाइकली, सो द आंसर इज 3/6।
इज दैट क्लियर? ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकालने पर सपोज करिए कोई आपको बोले किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो ताश में कार्ड होते हैं 52, किंग कितने होते हैं 4, सो द आंसर इज 4/52। इज दैट क्लियर? तो ये मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी वो होती है जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होती है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है, एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अंडर सेम सर्कमस्टेंसेस। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो कोई बंदे का निशाना लगेगा कि नहीं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसका आंसर देने का तरीका ये कि ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अंडर सेम सर्कमस्टेंसेज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब उस बंदे से बार बार निशाना लगवाया जाए, और यदि 100 बार सपोज करो उसने निशाना लगाया और 80 टाइम्स उसको सक्सेस मिली, सो द आंसर इज 80/100 फॉर दैट पर्सन, नॉट फॉर ऑल। उस बंदे के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 80/100। इज दैट क्लियर? दिस इज स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। तो ये थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है, इसलिए इसको पूछ नहीं सकते, केवल थ्योरेटिकली पूछ सकते हैं क्या होता है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। एंड वन इज सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, जहां पर हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना, यहां पर क्या होता है, क्वालिफाइड जजमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, क्वालिफाइड जजमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। कोई एक्सपर्ट का जो ओपिनियन होता है वही हमको प्रोबेबिलिटी मानना पड़ती है, इसको कैलकुलेट करने का कोई फार्मूला नहीं होता है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया, अब वो बचेगा कि नहीं बचेगा, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तब ऐसा तो कर नहीं सकते कि सेम इंसिडेंट या सेम एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करवाया जाए, वैसे ही सर्कमस्टेंसेज में 100 बार वैसा ही एक्सीडेंट करवाया जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केस में कौन बताएगा, डॉक्टर ही बताएगा बंदे के बचने के चांस क्या है। इज दैट क्लियर? और वो सब भी थ्योरेटिकल होता है। फैन चलता चलता गिरेगा कि नहीं ये कौन बताएगा, जिसने उस फैन को फिट किया है, जिसने बिल्डिंग बनाई, जिसने रूफ लगाई है, वही बता सकता है। कोई डैम, कोई ब्रिज कितना चलेगा, गिरेगा नहीं गिरेगा, बारिश आएगी नहीं आएगी, ऑल दीज आर सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज विच आर जस्ट टू बिलीव कर लो आपको सामने वाला क्या बोल रहा है। इवन पर्सन टू पर्सन उसमें भी अलग अलग आंसर आएंगे। एक डॉक्टर बोलेगा बचने के 20% चांस है, दूसरा बोलेगा 30% चांस है। कई बार कैंसर पेशेंट को डॉक्टर बोलता है कि आप क्यों चिंता करते हैं, आजकल तो 20% लोग ही मरते हैं, है ना। अब पेशेंट के लिए कोई मीनिंग नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि 20% यानी 100 में से 20, और यदि वो बंदा उस 20 में है तो वो तो पूरा ही गया फिर, यस नो। तो ये सारी चीज़ें हमको समझना है प्रोबेबिलिटी के अंदर। हम स्टार्ट करेंगे कौन सा वाला, मैथमेटिकल वाला। क्वेश्चन तो सिर्फ इसी में बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी का मेन फार्मूला है P = फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको समझने में, इसको करने में, राइट। चलिए अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम 1 to 50। A number is selected from 1 to 50. What is the probability of getting prime number? What is the probability of getting prime number? अब प्राइम नंबर होते कितने 1 से 50 तक, कोई ऐसा डायरेक्ट फार्मूला तो है नहीं। यू नीड टू काउंट करना पड़ेंगे। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, देन 14, 15, 16, 17 होता है, 19 होता है, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ होता होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो देयर आर 15 प्राइम नंबर्स। कितने में से? 50 में से। सो द आंसर इज 15/50। सिंप्लीफाई कर लो, 5 3 जा 5 10 जा, सो द आंसर इज 3/10। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नंबर इज सेलेक्टेड
फ्रॉम 100 to 300, what is the probability of selecting multiple of 5? यानी हमको 5 का मल्टीपल चाहिए। अब 100 से 300 तक कितने होते हैं, बस यही काउंट करना है। 100 देन 105, ये 5 के मल्टीपल है। 110, 115, 120, यस नो, और लास्ट वाला 300। अब क्वेश्चन ये कि काउंट कैसे करें 100 से 300 तक 5 के मल्टीपल कितने होते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका, ये AP सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो बड़े आसानी से काउंट कर सकते हो। सीधा सा आप एक ही तरीका याद रख लो कि जो लास्ट नंबर है उसमें से फर्स्ट नंबर माइनस करके डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस कितने कितने का 5 का, तो वो नीचे लिख के आगे +1 कर दो। तो फार्मूला लगाओगे तो भी यही आना है, वो AN का फार्मूला A + N - 1 × D, तो ये मेरा आ जाएगा 41। इज दैट क्लियर? तो 41 नंबर आ गए जो 5 से डिविजिबल है। टोटल कितने, 100 से 300 तक 201 नंबर्स हो जाएंगे। 100 को खुद को भी लेना, याद रखना। तो 101 से 300 तक 200, और खुद 100 भी लेना, तो ये 201 टर्म्स आ जाएंगे। सो माई आंसर इज 41 डिवाइडेड बाय 201। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ताश के पत्तों के बारे में कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं भी जानते हैं, पर ज़्यादातर लोग जानते हैं। फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर लेना चाहूँगा ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन। ताश में टोटल कार्ड 52 होते हैं, जिसमें डायमंड होते हैं, हिंदी में शायद इसको ईंट बोलते हैं, है ना। एक होता है हार्ट, हार्ट को बोलते हैं लाल पान। एक होता है क्लब, क्लब को बोलते हैं चिड़ी। और एक होता है स्पेड, स्पेड को बोलते हैं काला पान। ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। 13 सबके कार्ड होते हैं। इज दैट क्लियर? ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं और ये दोनों हार्ट और डायमंड रेड कलर के होते हैं। तो टोटल रेड कलर के 26 कार्ड हो गए, ब्लैक कलर के 26 कार्ड हो गए। अच्छा, इसके अंदर किंग कितने होते हैं, क्वीन कितनी होती है, इक्का यानी एस कितने होते हैं, और जेक यानी गुलाम कितने होते हैं, ये सब 4 होते हैं। इज दैट क्लियर? फेस कार्ड कितने होते हैं ये भी याद रखना। फेस कार्ड मतलब पिक्चर कार्ड, बादशाह बेगम गुलाम, तो 3 हो गए बादशाह बेगम गुलाम एक सूट के, और 4 सूट होते हैं, 4 कलर बोल दो, तो ये मेरा 12 हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये मेरे फेस कार्ड हो जाएंगे 12। और एक होता है ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड में इक्के को भी गिनते हैं, तो ऑनर कार्ड की बात करें तो 16 हो जाएगा, फेस कार्ड की बात करें तो 12 हो जाएगा। सो प्लीज़ डू रिमेंबर दीज थिंग्स, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हम ताश के पत्तों की बात करें तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स। Card is drawn from a pack of cards. Find the probability of getting, पहला है किंग, दूसरा है फेस कार्ड, तीसरा है ब्लैक किंग, और चौथा है रेड क्वीन। ये सब चीज़ों की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। अब पहला आंसर क्या होगा, किंग की क्या प्रोबेबिलिटी, 4/52, क्योंकि टोटल कार्ड 52 और किंग कितने होते हैं 4। फेस कार्ड अभी भी बताया मैंने 12 होते हैं, सो द आंसर इज 12/52। तीसरा आंसर ब्लैक किंग, 52 में से किंग 4 होते हैं, जिसमें से आधे ब्लैक आधे रेड, तो ब्लैक किंग हो गया 2/52 यानी कि 1/26। और ब्लैक किंग के बाद रेड क्वीन, तो 52 में से रेड क्वीन कितनी होती है, 2 रेड कलर की क्वीन है ना, 2/52, तो ये भी कितना आ जाएगा मेरा 1/26। इज दैट क्लियर? डाइस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कई बार आते रहते हैं, तो उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ। अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, है ना, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना स्टोरी। पहले क्वेश्चन में पूछा है सम 7 आ जाना चाहिए, दूसरे क्वेश्चन में पूछा है सम 12 आ जाना चाहिए, तीसरे क्वेश्चन में पूछा है सम इवन नंबर आ जाना चाहिए, चौथे में पूछा है सम मल्टीपल ऑफ 3 आ जाना चाहिए, और 5वें क्वेश्चन में पूछा है सम मल्टीपल ऑफ 4 आ जाना चाहिए। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देने के लिए आपको पता होना चाहिए सैंपल स्पेस क्या होता है।
डाइस का एक पेयर हम टॉस करेंगे तो सम 7 आ जाए 6/36, क्योंकि 7 वाले केस हमने काउंट करे थे 6 से, तो ये मेरा 1/6 हो जाएगा। यस नो। सेकंड वाला सम 12 एक ही केस में होता है तो 1/36 6,6 सम इवन नंबर आ जाए। अब डाइस के अंदर पहला केस ये था अपना 1,1, अगला था 1,2, अगला था 1,3। अब यहाँ सम देखो इवन आ रहा है 1 + 1 2, यहाँ सम ऑड आ रहा है, यहाँ वापस इवन आ गया, यानी एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड, ऑल्टरनेट आते जा रहे हैं। इसका मतलब टोटल 36 केसेस में से 18 केसेस में मुझे इवन नंबर मिलेंगे टोटल। सो माय आंसर इज 1/2। और डी वाले केस में मेरा है सम मल्टीपल ऑफ 3। सम किसका मल्टीपल होना चाहिए? 3 का। अब 3 के मल्टीपल लिखो कौन कौन होते हैं सम में? 1,2, टोटल 3 का मल्टीपल बन गया 2,1, और 4 2, 2 4, 3 3, 1 5, 5 1, 4 5, 5 4, 6 3, 3 6। देखो कितने आ रहे हैं, है ना? 6 से 6, ये सब 3 के मल्टीपल है। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सो द आंसर इज 12/36, यानी कि 1/3। इज दैट क्लियर? और एक लास्ट क्वेश्चन था जिसमें पूछा था सम किसका मल्टीपल होना चाहिए? 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 वाले केसेस भी लिख लेते हैं। एक तो 1 3, 3 1, 2 2, 5 3, 3 5, 4 4, 6 2, 2 6, 6 6। यस नो? इतने सारे केसेस हैं जिसमें 4 का मल्टीपल टोटल आता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 केसेस आउट ऑफ 36। सो द आंसर इज 1/4। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन लेने के बाद आगे बढ़ेंगे अपन। यस प्लीज। पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर इस छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है जिसके अंदर एक बॉय है, एक गर्ल है, और एक उस गर्ल के फादर है जिनका नाम है मिस्टर डेंजर, और एक टाइगर है। ये 4 कैरेक्टर है इस स्टोरी के अंदर। स्टोरी ये है, दिस गर्ल वांट टू मैरी दिस बॉय, बट द फादर मिस्टर डेंजर ऑफ दिस गर्ल डिसएग्री विद दिस रिलेशनशिप। तो उन्होंने एक शर्त रखी इस बॉय के सामने। मिस्टर डेंजर ने बॉय को बुलाया और ये पाथ बताया। ये 2 केज बने हुए हैं, केज ए एंड दिस इज केज बी। उस बंदे को बोला यू विल बी ब्लाइंड फोल्डेड, तेरी आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी और इस रास्ते से लाया जाएगा। यू विल बी ब्रॉट थ्रू दिस रूट। अब यहाँ देखो 3 रास्ते, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, यहाँ से फिर 3 रास्ते जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? और उस गर्ल को ये बोला कि यू आर फ्री टू स्टे इन एनी केज। ए केज में रहना चाहे तो ए में रह सकती है, बी में रहना चाहे तो बी में रह सकती है। इज दैट क्लियर? यदि गर्ल को ए केज में रहना है तो बी केज में टाइगर रहेगा, और यदि गर्ल को बी केज में रहना है तो ए केज में टाइगर रहेगा। इज द स्टोरी क्लियर? नो। अब यदि वो बंदा चलता चलता वो वाले केज में आ जाता है जहां पर टाइगर है, तो समझ लो उसकी स्टोरी ऐसी खत्म हो जाएगी। द मैटर विल बी फिनिश। और यदि वो ऐसे वाले केज में आ जाता है जहां पर वो गर्ल है, देन मिस्टर डेंजर विल बी एग्री फॉर देयर मैरिज। इज दैट क्लियर? नो, व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज दिस कि उस गर्ल को कौन से केज में रहना चाहिए। दैट इज द क्वेश्चन। ए केज में रहना चाहिए या बी केज में रहना चाहिए? यूजुअली पीपल गिव दिस आंसर कि लड़की को बी केज में रहना चाहिए, क्योंकि उस बंदे के इस केज में आने के चांसेस ज्यादा हैं। क्योंकि यहाँ पर 4 रास्ते आ रहे हैं बी केज में और 3 रास्ते आ रहे हैं ए केज में, तो उस बंदे के बी केज में आने का चांस 4/7 है, और ए केज में आने का चांस 3/7 है।
तो उस लड़की को बी केज में रहना चाहिए जहां उसके आने का चांस ज़्यादा है। दिस इज रॉन्ग आंसर। नाउ आई विल एक्सप्लेन राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है। बंदा यहाँ से आ रहा था, इधर जाने का चांस 1/3, इधर जाने का 1/3, और बिल्कुल सीधे जा करके यहाँ आने का चांस 1/3। इज दैट क्लियर? अब ये जो 1/3 है ये फिर इक्वली डिवाइड हो जाएगा 3 प्रोबेबिलिटी में। 1/3 का अगेन 1/3 करो तो यहाँ आने का चांस 1/9, यहाँ 1/9, ये 1/9, यहाँ पर भी वही लॉजिक से 1/9, 1/9, 1/9। अब बी केज में बंदे का आने का चांस 1/9 4 टाइम्स है, तो ये मेरा बनेगा 4/9। इज दैट क्लियर? और ए केज में बंदे के आने का चांस 1/9, 1/3 और 1/9, तीनों को ऐड कर लेते हैं। LCM 9, 3 + 1 + 1, फाइनली 5/9। इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। टोटल 1 होती प्रोबेबिलिटी, 1 में से 4/9 माइनस करते तो भी क्या आ जाता, 5/9। तो उस बंदे के कौन से केज में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ए वाले केज में। इज दैट क्लियर? तो उस लड़की को कहाँ रहना चाहिए, ए वाले केज में। दैट इज माई आंसर। सो प्लीज डू रिमेंबर सच क्वेश्चंस। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रिटन एज वेल एज इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अ पॉइंट इज सेलेक्टेड इन अ सर्कल। Find the probability that it is near to the center than to circumference. सर्कल के अंदर एक पॉइंट को हमने सेलेक्ट करा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो पॉइंट सेंटर के ज़्यादा पास हो बजाय कि सरकमफरेंस के। सरकमफरेंस इसको बोलते हैं बाउंड्री को। नाउ टेल मी वन थिंग, यदि पॉइंट यहाँ है सपोज, तो वो सेंटर के ज़्यादा पास है कि सरकमफरेंस के है, सेंटर के। यहाँ है तो सेंटर के, यहाँ है तो सरकमफरेंस के, यहाँ है तो सरकमफरेंस के। इस पूरी लाइन में कहाँ तक आप बोलोगे सेंटर के पास है, आधे रास्ते तक, यस नो? इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाफ रेडियस लेकर के मैं अंदर ही अंदर एक सर्कल बना लूँ, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे दे ऑल वुड बी नियर टू द सेंटर, यस नो? सो दिस इज माय फेवरेबल एरिया एंड द होल सर्कल इज माय टोटल एरिया। दैट्स इट। इतना ही करना है आपको। तो फेवरेबल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ऐसे क्वेश्चन में ऐसा करेंगे। फेवरेबल एरिया, पॉइंट तो आप गिन नहीं सकते हैं, पॉइंट तो हजारों लाखों होते हैं, यू नीड टू कैलकुलेट एरिया। सो फेवरेबल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। इज दैट क्लियर? ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यहाँ बनता है। अब टोटल एरिया हमारा होता है πr² सर्कल का, और ये आधी रेडियस तक का एरिया लेता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा πr/2 का होल स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा बनेगा r²/4 होल डिवाइडेड बाय r²। r² से r² कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बना ये 1/4। दिस इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि आधी रेडियस का सर्कल है तो आधा एरिया होता होगा, ऐसा नहीं है। एरिया पे इफेक्ट अलग जाता है। आप रेडियस आधी करोगे, एरिया उसका स्क्वायर टाइम्स होएगा। रेडियस को 1/2 टाइम्स करोगे तो एरिया इसका स्क्वायर टाइम्स जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। सो याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से मैनेज करना है। तो आज मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक बताया, प्रोबेबिलिटी के कुछ फार्मूले, फंडे, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।